Hello students, myself Ritesh Das. Today I am going to discuss a new topic which is widening of pavement in horizontal curve. Here we will try to understand that why we provide the widening in a road. Okay, so uh, let's start with this. Before that, I want to tell you that I have taught so many things on so many things on geometric design of highway, and also the survey and history of transportation engineering, which I have taught in my previous video. Please go and check the video. If you like it, then please do like, share and subscribe. And I hope that you will like this video also as like previous one. So without any delay, let's get start with it. And okay, I hope you guys will enjoy the class. Okay, so here all we can see that I have written here the widening of pavement or on horizontal curve. It will be on, not on horizontal curve. So what is this? What is this widening of pavement? Widening is a phenomena that we provide इन अ हॉरिजेंटल कर्व. मतलब हम लोग को हॉरिजेंटल कर्व में वाइडनिंग प्रोवाइड करना क्यों होता है. पहले हम पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे इक्वेशन. तो इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं मैं दोनों टाइप का कर्व यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ. एक कर्व यहाँ पे है कि जो वाइडेंट कर्व है, मतलब वो फैला हुआ कर्व है, और दूसरा बहुत स्टीप कर्व है. अब ये दोनों टाइप का कर्व हम कहाँ पे देखते हैं. ये फैला हुआ कर्व है, हम ऐसे ही जो प्लेन टेरेन है उस जगह उसी टाइप के रोड में हम लोग ऐसे फैला हुआ रोड्स देखते हैं. और जो रोड्स ऐसे स्टीप कर्व होता है, ये हम पहाड़ी टाइप में, या मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये हम माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में ऐसे टाइप का कर्व देखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे मैं बहुत सारा चीज यहाँ पे दिखाया हूँ कि ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व, ठीक है. ये सब चीज ट्रांजिशन कर्व हम अगले लेक्चर में समझेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि देखो ये जो रास्ता है स्ट्रेट रिज, यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व आता है, उसके बाद ये सर्कुलर कर्व आता है. तो इसी बीच में रास्ते का, गाड़ी का क्या होता है ना, गाड़ी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो गाड़ी को बाहर खींचने की कोशिश करता है. अब बाहर जब जाएगा तो तब गाड़ी को जगह देना होगा ना कि वो उतनी जगह पे रह सके. ठीक है. अगर जगह छोटा है तो रास्ते के साइड में चक्का गिर जाएगा, तो उधर जो शोल्डर होता है, शोल्डर पेवमेंट की तरह अच्छा खासा नहीं होता है, अच्छा खासा मतलब अच्छे से बनाया नहीं होता है, वो जस्ट अर्दन मटेरियल का होता है. तो वहां पे चक्का स्कीड खा के एक्सीडेंट हो सकता है. तो उसी चीज को हम अवॉइड करने के लिए हम लोग रास्ते को वाइडेंड करते हैं इसी जगह पे, जहां पे कि गाड़ी आराम से मैन्यूवर कर सके. ठीक है. तो इसी कारण हम वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं. अब ये जो वाइडनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग सा कलर में दिखाया हूँ, ये वाला और ये वाला चीज जो है ये वाइडेंड रोड है. और जो शार्प कर्व है वहां पे ये वाला जो चीज है ये क्या है आपका वाइडनिंग है. ठीक है. अब ये वाइडनिंग हम तो प्रोवाइड कर चुके हैं. अब हम समझ भी गए हैं कि वाइडनिंग हम किस कारण प्रोवाइड करते हैं. अब हम लोगों को जो समझना होगा कि वाइडनिंग कैलकुलेशन कैसे होता है. तो अगर हम वाइडनिंग कैलकुलेट करते हैं तो हम दोनों टाइप का वाइडनिंग का सम करते हैं. ठीक है. जब हम वाइडनिंग का कैलकुलेशन करते हैं तब हम क्या क्या चीज का सम करते हैं. एक जो है आपका मैकेनिकल वाइडनिंग, और दूसरा जो है वो आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. ठीक. अब मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है. मैकेनिकल वाइडनिंग होता है मतलब गाड़ी को मैन्यूवर करने के लिए जो जगह जरूरी होता है. ठीक है. मतलब प्रैक्टिकली गाड़ी को एकदम फुल्ली मैन्यूवर, मतलब फुल्ली
चलने के लिए रास्ते के ऊपर आराम से, तो जो जगह जरूरी होता है वो है मैकेनिकल वाइडनिंग। इसमें क्या इंक्लूड होता है, ये गाड़ी का जो व्हील बेस होता है, ठीक है, मतलब पहला एक्सेल से दूसरा एक्सेल के बीच में जो व्हील बेस लेंथ होता है ना, वो इंक्लूड होता है, ठीक है, जो कि हम आराम से 6 मीटर पकड़ के चलते हैं, तो ठीक है, तो वो गाड़ी का जो लेंथ होता है वो इंक्लूड होता है, क्योंकि गाड़ी जब ऐसे कर्व में आएगा ना तो पूरा गाड़ी का लेंथ बाहर जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये गाड़ी जब कर्व में जाएगा तो पूरा गाड़ी का लेंथ बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो उसी लेंथ को हम भी कैलकुलेट में लेके आते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन में लेके आते हैं। तो मैकेनिकल वाइडनिंग ये चीज होता है जहां पे हम गाड़ी का मतलब मैकेनिकली कितना जगह हमको जरूरी है गाड़ी को मैन्यूवर करने के लिए, आराम से वो कर्व में मैन्यूवर करने के लिए। और दूसरा होता है कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, मतलब मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा गाड़ी का स्पीड कितना है, वो दिमाग में चलेगा कि हाँ मुझे ये गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा धीरे करना होगा, या डिजाइन स्पीड से मैं कर सकता हूं, तो जब करूंगा तो कैसे करूंगा, सब ये सब चीज जब दिमाग में आता है तब हम लोग को उसी टाइप के लिए और एक छोटा सा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों वाइडनिंग मिला के होता है हम लोगों का टोटल वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग को मैकेनिकल वाइडनिंग को हम WM से डिनोट करते हैं, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को हम WPA से डिनोट करते हैं। तो अगर हम दोनों को सम करें तो हम लोगों को जो टोटल लेंथ मिलता है उसको हम बोलते हैं टोटल वाइडनिंग, जिसको हम WE से डिनोट करते हैं, जिसको हम कि WE से डिनोट करते हैं। तो WE इज इक्वल टू WM प्लस WPS। तो क्या होता है, फुल इक्वेशन होता है NL² डिवाइडेड बाई 2R प्लस V डिवाइडेड बाई 9.5 √R। तो ये हो गया हमारा पूरा वाइडनिंग ऑफ द रोड, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या है, एन है लेंस मतलब हम, अगर आप लोगों को लेन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, मैं ये पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एन क्या होता है, एन होता है मेरा लेन, मतलब मान लो हम पढ़े थे कि एक लेन का विड्थ होता है, जो एक लेन का विड्थ होता है ये होता है 3.75 मीटर। तो अगर एक से ज्यादा लेन होता है, मतलब 2 लेन विथ रेज्ड कर्व और विदाउट रेज्ड कर्व, वहां पे डिफरेंट विड्थ होता है, 7 मीटर या 7.5 मीटर होता है, ठीक है। तो ये सब पकड़ के चले तो एन क्या है, नंबर ऑफ लेन। मान लो कि तुम्हें एग्जाम्पल एक मैथ दिया है कि जहां पे ये तुम्हें वाइडनिंग कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पे तुम्हें दिया है कि विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर। तो 10 मीटर मतलब 3.7 3.75 3.75 3.75 तीनों मिला के जो लेंथ होता है, मतलब 3 लेन। समझ पा रहे हो ना, मतलब अगर मान लो कि मैंने तुम्हें लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द रोड दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर जो विड्थ ऑफ द रोड है, विड्थ ऑफ द रोड है 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, 3.75 प्लस 3.75 प्लस 3.75, तो ये करेंगे तो लगभग लगभग 10 से उससे ज्यादा ही आएगा। तो मतलब अगर हम मान के चले तो एक लेन, दूसरा लेन और तीसरा लेन, तीनों लेन है तभी जाके हमारा 10 मीटर के आसपास जो लेंथ आएगा, तो मतलब 3 लेन रोड है। तो इसी टाइप का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो ये एन क्या आ गया, एन आपका लेन आ गया। अब ये एल क्या है, लेंथ ऑफ द व्हील बेस, मतलब पहला जो एक्सेल है और दूसरा जो एक्सेल है उस दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है, ये पहला एक्सेल है और ये दूसरा एक्सेल है, दोनों एक्सेल के बीच में जो लेंथ होता है वही है लेंथ ऑफ व्हील बेस, ठीक है। ये 6 मीटर हम पकड़ते हैं। और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, जो कर्व के बीच से रास्ता, जो कर्व से गाड़ी जा रहा है, जो कर्व है उसके बीच से जो गाड़ी जा रहा है, उसी कर्व का जो अगर सेंटर लाइन माने, मतलब ये सर्कुलर कर्व है, ये वाला सर्कुलर कर्व है, तो ये सर्कुलर कर्व का अगर हम सेंटर लाइन माने तो ये वाला है सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन से जो रेडियस होता है यही है आर, ठीक है, ये है आर। तो
यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। और उसके बाद साइकोलॉजिकल वाइडनिंग में ये जो वी है, वी इज इन किलोमीटर पर आवर, और 9.5 कांस्टेंट है, और आर आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसी के डिटेल्स हम यहाँ पे दे चुके हैं। यहाँ पे हम लिख के रखे हैं कि जो भी मैंने अभी बताया। उसके बाद आईआरसी एक टेबल प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो बताता है कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर के हिसाब से जो मतलब एक्स्ट्रा विड्थ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली वो आईआरसी विड्थ ऑफ द पेवमेंट बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब डिपिक्ट किया है कि इतना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 20 आता है, अप टू 20, ठीक है, अप टू 20 मीटर होता है, तो उसका वन लेन के लिए होता है 1.5 मीटर, और टू लेन के लिए होता है 0.9 मीटर। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 टू 40 मीटर होता है, तो वन लेन के लिए होता है 1.5 मीटर, और टू लेन के लिए होता है 0.6 मीटर। फिर अगर हम आते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 41 से 60 मीटर हुआ, तो वन लेन के लिए होता है 1.2, और टू लेन के लिए होता है 0.6। तो 61 से ऊपर जाता है, मतलब 100 तक अगर जाता है, तो वन लेन के लिए होता है 0.9, और टू लेन के लिए होता है नील, मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो होता है वाइडनिंग। कोई वाइडनिंग हम प्रोवाइड नहीं करते हैं टू लेन के लिए। फिर अगर हमारा रोड का लेंथ होता है 101 से 300 मीटर के ऊपर, 300 मीटर तक होता है, तो तब हम लेन में प्रोवाइड करते हैं, वन लेन में प्रोवाइड करते हैं 0.6 मीटर, और टू लेन में नील, मतलब कोई वाइडनिंग हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। और 300 से ज्यादा हो जाता है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दोनों में ही, वन लेन एंड टू लेन दोनों में ही, हम कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, फिगर स्टडी करते हैं। फिगर में मैंने क्या दिखाया है कि ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग है हॉरिजेंटल कर्व में। ध्यान में रखिए, ये है हॉरिजेंटल कर्व में। तो अगर हॉरिजेंटल कर्व में ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ये क्या है, फ्लैटेंड कर्व है, तो यहाँ पे क्या होता है, आधा अंदर और आधा बाहर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है डब्ल्यू ई, ये यहाँ पे मैं दिखाया हूँ टोटल जो विड्थ होता है W प्लस WE, और यहाँ पे ये आधा होता है WE/2, यहाँ पे ये आधा होता है WE/2, टोटल मिला के होता है WE, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आते हैं अगर स्टिप कर्व, शार्प कर्व होता है, मतलब जो जो माउंटेनियस और स्टिप टेरेन में हम लोग जो कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो उसी कर्व में, सर्कुलर कर्व में, अवश्य सर्कुलर कर्व में अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ ही हम प्रोवाइड करते हैं, बाहर की तरफ कुछ नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है। ओके, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद अभी हमने जो बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि यूजुअली द वाइडनिंग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज WE/2 ईच ऑन इनर साइड एंड आउटर साइड ऑफ द कर्व। कर्व के इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड में हम प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन हिल रोड, जैसे कि मैंने बताया कि स्टीप और हिली टेरेन में हम लोग क्या करते हैं, वाइडनिंग इज इंटरली प्रोवाइडेड इन द इनर साइड ऑफ द कर्व। कर्व के इनर साइड में वाइडनिंग पूरा का पूरा हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद ऑन हॉरिजेंटल कर्व विथ आउट ट्रांजिशन कर्व, ऑन हॉरिजेंटल कर्व विदाउट ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, बस नाम जान लीजिए कि ट्रांजिशन कर्व अगर नहीं होता है हॉरिजेंटल कर्व में, तो 2/3 ऑफ जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो हम प्रोवाइड करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व, एंड 1/3 ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व, ठीक है। 2/3 स्टार्टिंग में और 1/3 एंड में हम प्रोवाइड करते हैं, जिस हॉरिजेंटल कर्व में हमारा क्या नहीं होता, ट्रांजिशन कर्व नहीं होता है। अच्छा, तो आशा करता हूं यहां तक हम लोग समझ चुके हैं कि वाइडनिंग क्या होता है और वाइडनिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है। अब हम आते हैं
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जो कि है ट्रांजिशन कर्व। इसके लिए हमें प्रीवियस पेज में ही जाना होगा। प्रीवियस पेज में यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व में ट्रांजिशन कर्व क्या है हम लोगों को एकदम डिटेल में समझना होगा, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि मान लो कि तुम एक स्ट्रेट लाइन से रास्ते के ऊपर से गाड़ी लेके जा रहे हो। अभी ये क्या हो गया, बीच में एक सर्कुलर कर्व आ गया, ठीक। अब ये जो रास्ता है, इस रास्ते का रेडियस क्या है, ये रास्ते का रेडियस क्या है, कुछ नहीं है, ये तो स्ट्रेट रास्ता है, तो इसका रेडियस जो होता है r इज इक्वल टू 0 होता है, सॉरी 0 नहीं, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। मतलब इसका कोई रेडियस नहीं है, इनफाइनाइट रेडियस है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका रेडियस जानना मुश्किल है। पर जब हम सर्कुलर कर्व में आते हैं तो इसका कोई डिफाइंड वैल्यू रहता है, आर का कोई एक डिफाइंड वैल्यू रहता है रेडियस का, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट रेडियस से हम कैसे एक पर्टिकुलर रेडियस में ये रास्ते को लेके जाते हैं, इसी के बीच में हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये ट्रांजिशन कर्व क्या करता है, ये करता है कि ये जो इनफाइनाइट रेडियस वाला जोन है और आर रेडियस वाला जोन है, इसके बीच में संयोग स्थापन करता है, ठीक है। संयोग स्थापन करता है, कैसे करता है कि ये क्या करता है, ये जो रास्ते का रेडियस है इनफाइनाइट से, ये धीमे धीमे करके आर रेडियस तक कन्वर्ट कर देता है रास्ते को। समझ में आ गया। फिर और एक बार मैं बता देता हूं, ये क्या कोशिश करता है कि ये जो रास्ते का इनफाइनाइट रेडियस है, इस रेडियस को धीमे धीमे कर्व में कन्वर्ट करके ये आर रेडियस में तब्दील करता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन ऑफ कर्व है, ये जो पार्ट ऑफ कर्व है, इसको ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व का काम आप समझ चुके होंगे शायद, कि ये क्या करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को सर्कुलर कर्व में तब्दील करता है। स्ट्रेट लाइन को अगर हम सर्कुलर कर्व में लेके जाते हैं तो उसी बीच ये स्ट्रेट लाइन को धीमे धीमे सर्कुलर कर्व में ट्रांजिट करते हैं। अगर नहीं करे तो क्या होगा कि ये आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और ये ट्रांजिशन कर्व नहीं दिया होगा, तो ये गाड़ी एकदम सीधा निकल जाएगा, एकदम सीधा निकल जाएगा, ठीक है। ये कर्व में मोड़ नहीं पाएंगे, आप ये कर्व में मोड़ नहीं पाएंगे, खिसक के निकल जाएगा गाड़ी पूरा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका गाड़ी धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाए कि भाई मुझे इसी रास्ते में जाना है, तो वो उसको हैबिचुएटेड किया जाता है। इनफाइनाइट रेडियस से धीरे धीरे आर रेडियस तक उसको हैबिट में लेके आते हैं, ठीक है। हम गाड़ी का स्पीड थोड़ा धीमा करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, तो हम लोग को वो क्या बोलते हैं, गैप मिलता है ट्रांजिशन कर्व में, जिससे कि हम ये हॉरिजॉन्टल कर्व में गाड़ी लेके जाने के लिए हम कामयाब हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने जो बताया वही मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं कि इट हैज अ रेडियस ऑफ इनफाइनाइट एट द टेंजेंट पॉइंट एंड रेडियस आर एट द जंक्शन पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट कौन सा है, टेंजेंट पॉइंट ये वाला है टेंजेंट पॉइंट, ये वाला है टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, ये वाला है टेंजेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस इनफाइनाइट है और यहाँ पे क्या है, उसका रेडियस आर है, ठीक है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। स्ट्रेट रास्ता और सर्कुलर कर्व के बीच में ये संयोग स्थापन करता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मतलब कि हम जो सुपर एलिवेशन देखे थे ना, कि सुपर एलिवेशन हम बस इससे पहले लेक्चर में सुपर एलिवेशन के बारे में मैं डिटेल में बताया हूं कि पूरा कर्व के सेक्शन में सुपर एलिवेशन कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है कि हम धीरे धीरे सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब मान लो कि जगह कहां पे है, यहाँ पे, अरे ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा, नहीं थोड़ा सा मोटा, ये मेरा सर्कुलर कर्व है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक सेक्शन लिया, ये एक सेक्शन लिया, ये दूसरा सेक्शन लिया,
ये तीसरा सेक्शन लिया और एक चौथा सेक्शन लिया। अभी इस सेक्शन का मैं ऐसे काट देके यहाँ पे खड़ा होके मैं सेक्शन देखना चाहता हूँ, यहाँ पे खड़ा होके मैं सेक्शन को देखना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे खड़ा होके मैं सेक्शन, और यहाँ पे खड़ा होके मैं सेक्शन देखना चाहता हूँ। तो मेरा सेक्शन कैसा आता है, मेरा सेक्शन आता है कि यहाँ पे जो सेक्शन है ये आता है कि ऐसे टाइप का, ये मेरा, अच्छा थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। क्या होता है कि ये मेरा पेवमेंट है, ये ऐसा है, ठीक है, और ये पेवमेंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे जो साइड है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं। ये मैंने क्या किया, इसका जो थोड़ा सा स्ट्रेट होगा तो अच्छा होगा। ये मेरा पेवमेंट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये खिसकाया और यहाँ से मैंने ये खिसकाया। यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, मेरा जो पेवमेंट है उसे होना चाहिए ऐसा, कैसा, ऐसा, पर वो कैसा दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए। पर ये यहाँ पे भी एक और सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, सुविधा के लिए। यहाँ पे भी मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये है ऐसे टाइप का सेक्शन है, ठीक। अब उसके बाद ये वाला पे सेक्शन ये सेक्शन पे आया तो मेरा सेक्शन हो गया ऐसा। अब इसके बाद ये सेक्शन में गया मैं, तो ये सेक्शन में गया मैं, तो मेरा जो है पेवमेंट, उसका शेप थोड़ा सा हो गया ऐसा, ये और थोड़ा सा ऊपर गया और ये क्राउन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इसमें इसमें थोड़ा सा भी इंक्लाइन था, यहाँ पे कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ये पूरा पैरेलल हो गया, ये जो क्राउन था, ठीक है, ये साइड की तरफ से पूरा पैरेलल हो गया। फिर जैसे मैं यहाँ पे आया, फिर उस पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं गया, फिर यहाँ पे भी सेम चीज होगा, ये थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, ऐसा होगा, सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया रे, ऐसा होगा, मतलब ये स्ट्रेट हो गया था, उसके बाद स्ट्रेट से थोड़ा ऊपर उठ गया, ठीक है। अब जब भी हम ये पोजीशन में आएंगे तो ये पोजीशन में मेरा जो सेक्शन होगा ये कैसा होगा, ये होगा कुछ ऐसा, ये होगा कुछ ऐसा। मतलब अब आप देख पा रहे हैं कि कैसे मेरा कैम्बर ये धीरे धीरे अपना क्राउन को एलिमिनेट करते हुए वो फुल सुपर एलिवेशन, यहाँ पे मेरा सुपर एलिवेशन जो है ये फुल सुपर एलिवेशन है, ये है ई। तो ये फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करता है ये कर्व में, ठीक है, कर्व में अपना फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करता है। तो इसी ये ट्रांजिशन कर्व, ये वाला जो जोन है मेरा, मतलब ये वाला जो जोन है, ये वाला, मान लो कि ये यहां से ऐसा यहां तक, ये वाला जो जोन है, ये ही जोन में हम दो सेक्शन पाते हैं,
जहाँ पे कि हम लोगों को पता चलता है कि कैसे कैसे रास्ता चेंज होता जाता है। तो ये रास्ता ऐसे चेंज होता जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को प्रॉपर सुपर एलिवेशन मिलता है। तो ये रास्ता क्या करता है, ये जो एक मतलब ट्रांजिशन कर्व है, ये सुपर एलिवेशन को भी आराम से प्रोवाइड करता है। और जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं रास्ते के, ये जगह पे एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये जगह पे एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, मोटा कर देते हैं इस बीच में। तो ये वाला चीज प्रोवाइड करने में उसे हेल्प करता है। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है, मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये लाइन तो हमें समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा मैथ करते हैं। यहाँ पे मैं दो मैथ लिया हूँ, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा मैथ है, मैं वो अगले क्लास में समझाऊंगा। हम ये करते हैं कि छोटा सा एक मैथ लेते हैं, ये वाला मैथ छोटा सा है। ठीक है, तो ये वाला मैथ हम करने की कोशिश करते हैं, नहीं ये वाला ही करते हैं, चलो कोई बात नहीं, बड़ा वाला ही करते हैं, आसान है, कोई दुविधा की बात नहीं। पहले मैं क्या एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन में हम लोग को गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, देखते हैं। पहला है कि द डिजाइन स्पीड ऑफ अ हाईवे इज 80 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर ऑन अ सर्टेन लोकेलिटी। कोई एक लोकेलिटी में जो गाड़ी का मतलब रास्ते का जो कर्व है वो है 200 मीटर ऑन सर्टेन लोकेलिटी। कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन नीडेड टू मेंटेन दिस स्पीड। ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए सुपर एलिवेशन क्या चाहिए, ये तैयार करना होगा। उसके बाद इफ द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑफ 0.7 is not be exceeded, calculate the maximum allowable speed on this horizontal curve, as it is not possible to increase the radius. Safe limit of the transition transverse coefficient of friction is 0.15। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है मैथ में कि मेरा एक गाड़ी है जो कि डिजाइन स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जो कि है 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसी क्वेश्चन से एक छोटा सा चीज हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अगर गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होता है तो वो गाड़ी कौन सा रोड में ट्रेवल कर रहा है, वो गाड़ी ट्रेवल कर रहा है स्टेट हाईवे में। ठीक है, स्टेट हाईवे में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि स्टेट हाईवे का डिजाइन स्पीड होता है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये थोड़ा सा अलग सा था टॉपिक से, पर ये क्या था कि ये रिकैप था, हम लोग जो पढ़े पढ़े थे पिछले क्लास में, तो उसका थोड़ा सा रिकैप था। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्या है कि डिजाइन स्पीड है कि 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये डिजाइन स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। अभी क्या हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया जिसका रेडियस है 200 मीटर। ओके, अब उसके बाद क्या हो गया कि उस हम लोगों को डिजाइन करना है सुपर एलिवेशन क्या है। हम पूरा डिजाइन प्रोसीड्योर डिस्कस किए थे, अभी वही प्रोसीड्योर मान के हम लोग चलेंगे। ठीक, अच्छा, अभी इसके बाद क्या आता है कि मैक्स अगर ये बताते इफ द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, अगर मतलब अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 0.07 से मतलब 7% से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और अगर जो सेफ लिमिट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 0.15 से ज्यादा हो जाता है, तो हमारा जो मतलब सर्कुलर कर्व का स्पीड तो रेगुलेट करना होगा। हम लोग सब पढ़े थे, अगर ये सुपर एलिवेशन से भी ज्यादा हो गया, सुपर एलिवेशन ज्यादा हो जाता है, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो जाता है, जो हम लोग का सेफ लिमिट से उससे ज्यादा हो जाता है, तो हमें वेलोसिटी को मैनिपुलेट करना होता है, वेलोसिटी को रेगुलेट करना होता है। ठीक है, हम तो रेडियस नहीं बढ़ा सकते, पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को रेगुलेट करते हैं। तो हम लोग मैथ में आते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है, डिजाइन स्पीड v क्या है
80 किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना पूरा मीटर पर सेकेंड में करेंगे, पूरा कैलकुलेशन मीटर पर सेकेंड में करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मीटर पर सेकेंड में पूरा कैलकुलेशन लेके जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर जो है उसका, अगर हम मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो 80 डिवाइडेड बाई 3.6 जो आता है 22.22 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसका हॉरिजॉन्टल कर्व है क्या, आर, आर है 200 मीटर, ठीक। अभी क्या है, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन मेंटेन, ओके ओके। अभी हम लोगों पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन करने में पहला स्टेप है कि हम लोग 75% स्पीड लेके चलेंगे, ठीक है। ई डिजाइन स्पीड का 75% स्पीड लेके चलेंगे, ई इज इक्वल टू 0.75 वी उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, ठीक है। और उसमें ही हम बताए थे कि डिजाइन प्रोसीड्योर क्या है। तो पहला प्रोसीड्योर ये है, यहां से हमें क्या मिलता है 0.75 इंटू वी मतलब 22.22 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू आर मतलब 200। तो ये यहां से आता है कि 0.142 142, ठीक है। अब 0.142 क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0.07। तो हमें क्या करना होगा, सो वी आर एज्यूमिंग, आर टेकिंग सुपर एलिवेशन एज 0.07। क्यों ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इसी कारण कि मेरा ये सुपर एलिवेशन आया है ना, वो 0.07, ये 7% जो है उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 7% से ज्यादा हो रहा है, तो हमें 0.07 ही लेना पड़ेगा। उससे कम होगा तो हम ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप टू, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, ठीक है। तो यहां से हम क्या पाते हैं कि F इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर माइनस ई। यहां से हम लोगों को मिलता है F इज इक्वल टू वी कितना है 22.22 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 200 माइनस ई कितना है 0.07। अब ये क्या आता है 0.18, ये आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या है, जो हम लोग का लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15, उससे तो ज्यादा है। सो वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग lateral coefficient of friction as 0.15। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिजाइन सुपर एलिवेशन था वो भी इंक्रीज कर रहा है, वो भी एक्सीड कर रहा है, और हमारा जो डिजाइन क्रॉस सेक्शनल लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी एक्सीड कर रहा है। तो हमें इस जगह पे हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि जो वेलोसिटी है उससे रेगुलेट करना होगा, ठीक है। सो द डिजाइन वेलोसिटी on curve
ऑन कर्व। अच्छा, ये हमारा क्या दिखाया है कि 80 किलोमीटर पर आवर हमारा डिजाइन स्पीड था रोड पे, पर जैसे ही वो कर्व में घुसेगा तो उसका डिजाइन स्पीड रेगुलेट हो जाएगा। क्या होगा? रेगुलेट हो जाएगा। सो तो डिजाइन वेलोसिटी v क्या है? v इज इक्वल टू, हम क्या पाते हैं कि e प्लस एफ, मतलब e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर भाग डिवाइडेड बाई जी आर। तो यहां से हम पाते हैं कि v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ e प्लस एफ इंटू जी आर। तो ये क्या आता है? v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0.22 इंटू जी इंटू आर। तो अगर हम पूरा वैल्यू दे दे, इसमें पूरा वैल्यू जैसा है तो ऐसा ही बिठा दे, तो क्या आता है? v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0.22 इंटू जी कितना है? 9.81 इंटू आर कितना है? 200। तो हमारा कैलकुलेशन जो आता है वो आता है 74.75 kmph। ठीक है, अभी ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, तो हमें यही निकालना था। हमको क्या बताया? बताया गया कि ये जो गाड़ी का स्पीड है वो अगर दोनों ही मतलब लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये सुपर एलिवेशन दोनों से ही एक्सीड कर जाता है, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो वेलोसिटी है, ये कर्व में थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा। तो रेगुलेटेड जो वेलोसिटी है वो है 74.75, मतलब 80 के स्पीड से आएगा वो स्ट्रेट रोड से, पर जैसे ही वो कर्व में घुसेगा या ट्रांजिशन कर्व के जो हॉरिजॉन्टल कर्व में घुसेगा, तभी वो रास्ते का स्पीड हो जाएगा 74.75। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक टेक केयर। और हम अगले वीडियो में हम जानेंगे और थोड़ा सा मैथ और थोड़ा करेंगे, एक दो मैथ है और थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक में जाएंगे, जो कि है ये जो ट्रांजिशन का आपका मैं बात कर रहा था वो कैसे करते हैं, उसका डिजाइन प्रोसीजर क्या है, ये सब वगैरह हम अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड